बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप तक खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो रिपल टैंक किया था और काफ़ी अच्छे बच्चों को के रिमार्क्स हैं कि जिनको ठीक समझ आ गया, और कुछ के थे कि थोड़ी सी सर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको कहा कि आप एक मरतबा दोबारा लेक्चर को देखें। तो मैं आज थोड़ा सा आपको उसके बारे में दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हमने आज एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना और इसके जो 4 न्यूमेरिकल्स रह गए थे उसे वो करेंगे। ठीक है, तो रिपल टैंक हमारे पास बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास वाटर वेव को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद उन वाटर वेव की हम करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, अगर आप पेज नंबर 12 पर देखेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप उसको देख लें। और अगर हम उस वेव के दरमियान में क्या करें, कोई बैरियर को लगा दें, तो वो बैरियर क्या करेगा, उन वेव को रोकेगा और रोक कर वापस भेजेगा। जो कोई चीज़ किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम से अगर वो टकराती है, टकरा कर वापस आ जाती है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको क्लियरली देखने के लिए हमने उसको एंगल थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया, जो कि पेज नंबर 13 टॉप कॉर्नर पर आपको नज़र आएगी, राइट साइड पे डायग्राम। और इस तरह वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। और दूसरे पैराग्राफ में हमने ये देखा कि अगर जो वेव्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो डेप्थ वाटर में या डीप वाटर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शैलोअर, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसी ट्रे के अंदर कोई ब्लॉक रख दिया ऐसे कि वो उसके अंदर इमर्ज हो जाए, उसके अंदर जो है वो समर्ज हो जाए, जो डूब जाए, ताकि उसके ऊपर हल्का सा पानी हो। उस पानी की डेप्थ डेफिनेटली कम हो जाएगी और जो दूसरी साइड पे थी वहाँ पे पानी की डेप्थ ज़्यादा थी। तो जहाँ पर पानी की डेप्थ ज़्यादा है वहाँ पे वेवलेंथ भी ज़्यादा है और वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है? क्योंकि हमारे पास मोटर जो है वाइब्रेटर वो एक ही स्पीड के साथ और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वाइब्रेट कर रही होती है, इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, वेवलेंथ कम तो स्पीड कम। और द लास्ट वन इज़ डायफ्रैक्शन, कि अगर उनकी वेव के दरमियान में कोई इस तरह की ऑब्स्टेकल्स लगा दें या स्लिट लगा दें कि उनके दरमियान शार्प कॉर्नर एड्स के दरमियान वो क्या बेंड करना शुरू कर दें, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो आज जो डिस्कस करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नोट्स के बारे में कहा था, ये आपके पास 10th के फिज़िक्स के नोट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आंसर्स के साथ विद डायग्राम, और उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी, और एंड में एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं वो मौजूद हैं आपके पास। और जो सबसे अहम चीज़ है जो आपके पूरे चैप्टर में नज़र आई होगी कि साइड ब्लॉक्स पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई थी और कई जगहों पर आपसे उसी टॉपिक से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। क्विज जिसको हम कहते हैं, वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी क्विज थे वो आपके पास वो क्वेश्चन और उनके आंसर भी यहाँ पर मौजूद है। पहले तो कोशिश किया करें टॉपिक पढ़ने के बाद उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप जो सोच रहे हैं क्या आया कि वैसे ही है, बाद में आपके पास ये सोल्यूशन मैनुअल भी मौजूद है। तो ये आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, आप स्कूल आकर रब्ता करें और आपको जो है तमाम सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश, के आपकी हेल्प के लिए जो टीचर्स ने बनाए हुए हैं, आप उनसे आप हेल्प लेकर मज़ीद अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी ले लें, आज हम इसको भी डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा तो जी आप अपनी पेंसिल्स निकाल लें, पेज नंबर 16 ओपन करें। आज हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट आपको पता है 12 मार्क्स का होता है, और ऑब्जेक्टिव में अगर एक नंबर भी लूज़ हो जाए तो इसका मतलब आप 100% मार्क्स नहीं ले सकते, और 100% मार्क्स लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो ग्रिप हो। तो जो 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव आती है वो एक्सरसाइज की तो आती ही आती है, उसके साथ चैप्टर के अंदर से आती है, जो साइड टेबल्स दिए हुए वहाँ से आती हैं, जो ये क्विज हैं यहाँ से आती है, जो साइड इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो यानी ओवरऑल तो आपको जो है वो तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके आपके 12 नंबर जो हैं वो पूरे होते हैं, अदरवाइज़ आप एक अदर नंबर लूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कहते हैं इनमें से कौन सी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आप बताएं ज़रा। मोशन ऑफ सीलिंग फैन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, बाउंसिंग बॉल। जी बिल्कुल, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो है ए इज़ अ राइट आंसर। तो आप ए पर क्लिक कर लें। Second one is if the mass of a bob of a pendulum is increased by factor 3, period of the pendulum motion will। तो आपके पास टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होता है, 2π√L/g। अब इस पूरे फार्मूले के अंदर मैस
ऑफ द बॉब का जिक्र ही नहीं है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ग्रेविटी है, 2 पाइज आर द कॉन्स्टेंट्स। तो लिहाजा मैस ऑफ द बॉब छोटा करें, बड़ा करें, हैवी करें और हैवी करें, उसके टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट टू द मैस ऑफ अ बॉब, सो रिमेन द सेम, बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफरेंस लॉन्गिट्यूडनल वेव? जी बिल्कुल, हेलिकल स्प्रिंग यानी कि जो स्लिंग की जो स्प्रिंग होता है उसी से हमने क्या की थी, ट्रांसफर वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों हमने प्रोड्यूस कराए थे। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके जी, वेव ट्रांसफ़र एनर्जी, जी बिल्कुल, वेव जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र करती है एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कि हमने वेव एज अ एनर्जी कैरियर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र? तो कंडक्शन से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन से भी होती है, वेव मोशन से भी होते हैं, सो ऑल ऑफ दीज। तो डी डेल्टा इज करेक्ट आंसर। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम, वो कहते हैं वैक्यूम के अंदर तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वो क्या रखती हैं, स्पीड या फ्रिक्वेंसी या एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। तो स्पीड जो है वो सारी क्या रखेंगी, सेम रखेंगी। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इंटरचेंजेबल है, क्योंकि आपको पता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा में या तो ये इसके साथ ताल्लुक करेगी, ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी। तो स्पीड किसी भी चीज़ की, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जैसे आपके पास आती है, तो किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली, आपको पता है फ्रिक्वेंसी कम होती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ये तो आपस में इंटरचेंजेबल है, लिहाजा फ्रिक्वेंसी स्पीड जो है वो आपके पास हर भी वेव की जो होगी वो क्या आएगी, सेम होगी, बाकी चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं। ओके, नंबर 7, तो ए स्पीड, ए जो ऑप्शन है इस 6 का वो करेक्ट है। अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट द फ्रिक्वेंसी, एक न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है जिसमें फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 30 हर्ट्ज़। ओके, और उन्होंने क्या प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव इन अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, और वेव्स टोटल कितनी बन रही हैं जी, 25। तो कहते हैं वेलोसिटी यानी v जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपको ये पता है कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में इस तरह करके वेव जो बन रही होती हैं, तो आपके पास ये 1 2 3 कंप्लीट, तो वो 25 कंप्लीट वेव बन रही है। तो और आपको पता है कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो फासला होता है वो क्या कहता है, वेव। तो टोटल 50 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका मतलब है 2 जो है वो आपके पास सेंटीमीटर क्या आया, वेवलेंथ आई। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। कैसे पता लगेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेव। तो ये आपके पास आ गया लैम्डा की वैल्यू 2, और वी नो डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने सेंटीमीटर में रखना क्योंकि तमाम वैल्यूज जो है आंसर्स वो सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं। तो आपके पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर्ट्स के जो यूनिट होते हैं पर सेकेंड, यानी फ्रिक्वेंसी के जो यूनिट होते हैं वो पर सेकेंड होते हैं। तो बी इज़ अ राइट ऑप्शन। मैंने ये करके बता दिया कि किस तरह जो है वो बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट टू द अदर? तो स्पीड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ तो डिपेंडेंसी में आती हैं। तो एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो इंडिपेंडेंट टू अदर है, वो इसमें से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ, तो एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी या वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वही बात आ गई। तो बी इज़ अ राइट ऑप्शन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये अक्सर जो है वो आती होती है। ठीक है, तो अब इसके अलावा जो है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये तमाम आपके पास नोट्स मौजूद हैं। एक इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 10.1, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़रा 10.1 है, उसको ज़रा देख लें। उसमें वो कहता है कि अगर आप लेंथ जो है वो पेंडुलम की क्या कर दें, डबल कर दें, तो आपके पास पहले तो टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। वो कहते हैं लेंथ जो है, जो न्यू लेंथ है वो ट्वाइस कर दें, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या होगा, तो न्यू टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट 2l बाय जी, यही होगा ना। लेंथ की बजाय ट्वाइस ऑफ द लेंथ कर दिया तो न्यू टाइम पीरियड। ओके जी, तो इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 जो है वो, अच्छा एल ओवर जी ऐसे लिख दिया। ये अंडर रूट 2 मैं अलग भी लिख सकता हूँ, आपको पता है कि हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। ये वाली चीज़ क्या चीज़ है कि वही ओरिजिनल टाइम पीरियड है,
तो लिहाजा टी डैश इज इक्वल टू √2 ऑफ टी। तो जो टाइम पीरियड में इंक्रीज़ होगा वो √2 फैक्टर से होगा। किससे होगा? √2 फैक्टर से होगा। तो ये बस एक थोड़ा सा बताना था, बाकी आसान से हैं सारे, हमने पीछे डिस्कस भी किए हुए हैं। आप अच्छी तरीके से ये नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमने न्यूमेरिकल्स इसके रह गए थे 4 न्यूमेरिकल्स, वो आज हमने डिस्कस करने हैं 4.7, 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम 4.7 को देखते हैं। ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है किसी भी स्प्रिंग पर, जी। वो कहते थे ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 190। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है जी? 190 हर्ट्ज। साथ साथ आप खुद भी कॉपी पेंसिल निकाल लें और कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, डिस्टेंस जो है वो कितना है जी? 90 मीटर। और 0.5 सेकेंड जो है वो टाइम है। अगेन आपको पता है कि रीड द डाटा, राइट द डाटा। तो हमने डाटा जो है वो रीड भी कर लिया और राइट भी कर लिया। अब हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? टाइम पीरियड, टी कैपिटल टी फाइंड आउट करना है, स्पीड यानी कि वी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और वेव लेंथ यानी कि लैम्डा फाइंड आउट करना। और इक्वेशन आपको पता है कि एक सिंपल सी है, या तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1/f। तो 1/f की जगह 1/190 आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0052 समथिंग। अब ये जो 5 है ये ग्रेटर देन, आपको पता है कि आप 5 और 5 से ग्रेटर हो तो आप एक इंक्रीज़ कर देते हैं उससे लास्ट डिजिट को 0.01 सेकेंड, ये इस तरह करके आएगा। आपने परेशानी होना कि कैलकुलेटर में तो ये आंसर आ रहा है, बुक में ये है, तो ये जिस इस 5 को इधर की वजह से राउंड ऑफ करने की वजह से आपके पास इंक्रीज़ किया गया। ठीक है जी। दूसरी क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है हमने? दूसरी हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपके पास आपको पता है सिंपल सा फार्मूला है, ये एक चीज़ फाइंड आउट होगी। दूसरी v = d/t या v = dt। तो आपके पास आ जाएगा वैल्यूज़ आप पुट करेंगे इसमें 190 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड यू विल गेट 180 मीटर पर सेकेंड। ओके। थर्ड वन इज वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो v = f लैम्डा और लैम्डा = v/f। वेलोसिटी आपके पास 180, फ्रीक्वेंसी आपके पास 190 और आंसर आपके पास आएगा 0.95 मीटर। नोट कर लिया आपने जी? ठीक है। ओके। द नेक्स्ट वन इज 10.8। क्या कहते हैं कि वाटर वेव इन अ शेल्वर डिश 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपके पास दे दिया 6 सेंटीमीटर, 0.06 मीटर कन्वर्ट कर लिया मीटर में। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4.8 हर्ट्ज, ऑसिलेशन पर सेकंड हर्ट्ज। स्पीड फाइंड आउट करनी है और आपने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड फाइंड आउट। ये तो बहुत इजी है। T = 1/f 1/4.8 is equal to 0.21 सेकेंड एंड v = f लैम्डा। f की वैल्यू आपके पास 4.8 एंड लैम्डा की वैल्यू 0.06 एंड द आंसर इज 0.29 मीटर पर सेकेंड। तो आप बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता होता तो आपने इसको अच्छी तरीके से कर लेना। 10.8 हो गया, नोट कर लिया आपने। 10.9 उसी तरह बहुत इजी।
10.9 क्या कहता है कि जी उसी तरह जो डी आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है 5 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ जो आपको दी हुई है वो 40 मिलीमीटर यानी कि 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। फाइंड आउट आपने सिंपल क्या करना है, टाइम। तो सॉल्यूशन में आपको पता है जी दो फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पर मर्ज होंगे। V इज इक्वल टू d/t एंड T इज इक्वल टू d/v। अब वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, f लैम्डा के। सो T इज इक्वल टू d/f लैम्डा। ये फार्मूला रीअरेंज किया, ये डिस्टेंस है हमारे पास लेकिन वेलोसिटी नहीं है, लेकिन वो होती है f लैम्डा की। हमारे पास f भी है, लैम्डा भी हमने ये पुट कर दिया। तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे। 0.8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड यू विल गेट द आंसर फॉर सेकेंड। टाइम के जो यूनिट होते हैं वो सेकेंड होते हैं, आपके पास ये भी हल हो जाए। ठीक है, ओके। The last one is 10.10. 10.10 कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो 90 मेगाहर्ट्ज यानी कि 90 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज। मेगा का मतलब 10⁻6 और जो स्पीड है वो दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है सॉल्यूशन v इज इक्वल टू f लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज और यू विल गेट द आंसर दैट इज 3.33 मीटर। ठीक हो गया बेटा। आज की जो आपकी डायरी है वो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल आपकी डायरी है। प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स। तो लेक्चर नंबर जो हमारा 7 है वो आज एंड हुआ और आज ही हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगेन आपने अच्छी तरह इस चैप्टर को ओवर व्यू कर लेना है। फिर भी कोई क्यूरीज होंगी तो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। आपका एक चैप्टर मुकम्मल हो गया। 10 से 12 नंबर का आपका क्वेश्चन बोर्ड का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।